Here is the another question of single entry or I can say that incomplete records. तो यहाँ पर आपके पास देखिएगा दिस टाइम नवंबर 2024 पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज़ योर वेरिएंट गाइस के आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे अपियर हुए थे नवंबर 2024 में आज से 2-2.5 महीने पहले उनके पास ये क्वेश्चन आया था। आपका अपना वेरिएंट है, बिल्कुल नया फ्रेश सवाल है। अहमद इज़ अ सोल ट्रेडर, ही डज़ नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को नहीं बनाते। 30 जून पे आपका ईयर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा साल शुरू होगा वो जुलाई पे शुरू होगा और ईयर एंड जो होगा वो जून पे होगा। सर ये मेरी क्या दी हुई है, पेमेंट्स एंड रिसीट दिया हुआ है। पेमेंट एंड रिसीट का मतलब हो गया पैसे का आना और पैसे का जाना। तो मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ समझाने के लिए, यार ये पेमेंट एंड रिसीट का मतलब क्या होता है। एक तरह से हम इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, बैंक अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट बोलते हैं। सर ये टी अकाउंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, मगर इस तरह दिया हुआ है तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते बेटा। जितनी भी परचेजेस हुई थी वो क्रेडिट पे हुई थी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। तो मेरे बच्चों ये आपके पास 30 जून यानी मतलब ये ओपनिंग एसेट्स हो गए, ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी हो गया, और ये वाला क्या हो गया बेटा, क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी हो गया। डन बेटा। कुछ जगहों पे डैश है तो उसका मतलब वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मगर जो क्वेश्चन मार्क है तो उसका मतलब वहाँ पर वो वैल्यू फाइंड होगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सही है, एक क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है और बाकी जहाँ डैश है तो उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा बेटा, अब जो बात बोलने जा रहा हूँ ये एडजस्टमेंट्स हैं। अभी मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पहले देखता हूँ कि मुझे बनाना क्या है। स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। 17 मार्क का ये प्रॉफिट एंड लॉस है और उनकी वर्किंग क्या क्या है। रेवेन्यू की वर्किंग मांगी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग मांगी है, रेंट की मांगी है, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और अदर वर्किंग्स। तो जो वर्किंग होगी वो यहाँ सॉल्व होगी, अदरवाइज जो है क्वेश्चन आपके सामने पूरा दिया हुआ है। तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट किया ना रेवेन्यू पे किया। यार हम नॉर्मल सोल ट्रेडर पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। जब हम नॉर्मल सोल ट्रेडर पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, हर चीज़ गिवन होती है सेल्स, मगर यहाँ नहीं है। तो यहाँ देखना सबसे पहले एक सेल्स आपके पास दी हुई है, कौन सी दी हुई है, मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ जिसको आप कह रहे हो 5200, विच इज़ कॉल्ड कैश सेल्स। दिख गई भाई सबको? तो ये 5200 मेरी कौन सी सेल्स हो गई, कैश सेल्स हो गई। तो एक कैश सेल्स का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या होता है फॉर्मूला, इधर देखना भाई। दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। दोस्तों कैश सेल्स कितनी है, 5200। कहाँ से लाए हो सर आप? यहाँ से लाया हूँ, एरो बना के दिखा दिया। सर क्रेडिट सेल्स की अगर बात करता हूँ तो अगर मेरी बात तवज्जो से सुनने की कोशिश करते हो तो क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट को मैं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो बेटा डेटर की अगर बात हो रही है तो ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, अगेन यहाँ पर पिंक कलर यूज कर रहा हूँ 21,100, क्लोजिंग ये दिया हुआ है, और रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर कितना दिया हुआ है 102,600 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 21,100 लिख दूँ, CD कितना दिया हुआ है 18,500 लिख दूँ। दोनों को अगर इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ तो ये BD इधर आ जाएगा 18,500। अगर फॉर एग्जांपल लेट से, अगर वो मुझे कहेगा SOFP बनाने के लिए, तो ये SOFP में क्या हो जाएगा बेटा, करंट एसेट्स में किस नाम से आ जाएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से आ जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते, क्लियर। अब इसके बाद पेमेंट टू पेमेंट यहाँ पर लिखा है रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो इसका मतलब एक पेमेंट कस्टमर से आई थी 102
600। डन बेटा। अच्छा, और बाजार मेरे हिसाब से कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो इसका टोटल करके बता दो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है। 102,600 प्लस 18,500। प्लीज़ जल्दी कैलकुलेशन कर दें। जी बेटा, 12,11,00। इसमें से 21,100 माइनस कर दें तो बैलेंसिंग फिगर से आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? क्रेडिट सेल्स क्या आ जाएंगी बेटा? 100,000। तो उसको आपने क्या बोल दिया बेटा? वो क्या कहलाएंगी? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पर लिख दूँ मैं 100,000। सर कहाँ से लाए हो आप? ये अकाउंट बना के लाए हो। बोलो क्लियर? तो टोटल सेल्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी? 105,200। डन बेटा, पक्का? तो अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा साथ मांगता हूँ तो मैंने ये निकाल लिया। इसके बाद मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमारे पास यहाँ देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर इधर देखिएगा, अगर मैं स्टार्ट किससे ले रहा हूँ? रेवेन्यू से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले मैं रेवेन्यू से स्टार्ट लेने की कोशिश करता हूँ। तो रेवेन्यू से स्टार्ट लिया तो मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? मुझे हेल्प कर सकते हो? 105,200 डायरेक्ट मैंने इधर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों? सेल रिटर्न नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने क्या लिख दिया? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद मेरे पास क्या आता है बेटा? जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप क्या बोलते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में मौजूद है? यहाँ देखिएगा, अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करता हूँ तो ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। कितनी मौजूद है यहाँ पर? 12,640। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया 12,640। बेटा फिर क्या आता है? परचेजेस। अब परचेजेस अगर नहीं है तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड हो सकती है? मैंने कहा ट्रेड पेबल का ओपनिंग दिया हुआ है, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग दिया हुआ है, और आपके पास पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर दिया हुआ है, और इसके बाद जो है और तो बाजार कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। तो अगर मैं आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस की बात करता हूँ तो परचेजेस के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अगेन मुझे तुम सबकी हेल्प की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? उसके लिए मुझे क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? जिसको आप क्या बोलते हो? ट्रेड पेबल अकाउंट। तो ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना दिया हुआ है बेटा? 8,800 दिया हुआ है, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 6,300 बेटा। तो दोनों साइड्स क्लोज कर दूंगा, और पेमेंट्स यानी बैंक मेरे पास कितनी दी हुई है बेटा? 61,240 बेटा। तो इसका टोटल करो जल्दी से, कितना आता है? 6,7। तो वो आपकी क्या कहलाएंगी बेटा? 6,7। एक मिनट रुकिएगा, कितनी बोल रहे हो? 6,7,540। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी बेटा? परचेजेज आ जाएंगी। और दो इनका ये बीडी था, सीडी था, तो यहाँ की क्या होगा? बीडी हो जाएगा। अगर एसओएफपी बनाना हुआ तो एसओएफपी में ये करंट लायबिलिटी में किस नाम से आ जाएंगे बेटा? ट्रेड पेबल के नाम से आ जाएंगे। डन बेटा, क्लियर? तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये जो परचेजेस की वैल्यू मैंने निकाली थी ना, कितनी निकाली थी? 6,7,540। सर कहाँ से निकाली थी? यहाँ से निकाली थी, एरो बना के दिखा दिया। सर इसमें एडजस्टमेंट नंबर 5 में मालिक ने बिजनेस से पैसा अपनी ज़ात के लिए निकाला है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग्स डेबिट कितने से? 420 से, और गुड्स यानी परचेजेस 420 से क्रेडिट। तो इसका मतलब सर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 420 माइनस कर दिया, तो मेरे पास परचेजेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मुझे बता सकते हो बेटा? 671। तो आप कह रहे हो कितनी बेटा?
67540 माइनस 420, तो कितना बता रहे हो? 67120 ये आप बता रहे हो। और इसके अलावा आपके पास और कोई चीज़ ऐसी है? ओपनिंग कितना था आपके पास? आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से टोटल मुझे गलत बताया है, इसका ज़रा टोटल करो। 61,240 प्लस 6,300। एक मिनट बेटा, एक नहीं नहीं बेटा, 61,240 प्लस 6,300। 61,240 हाँ प्लस 6,300 जी बेटा, प्लस करने के बाद यही आ रहा है 6,7,540 675। तो बेटा आपने गलत बताया ना, इसमें से फिर 8,800 माइनस करो, तो बैलेंसिंग फिगर से परचेजेस आती है ना। क्या कर रहे हो? 58,5740 डन बेटा। और ये कितना हो गया आप लोगों के हिसाब से? 67540। तो जो परचेजेस की जो वैल्यू थी, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने माइनस नहीं करवाया था। तो ये देखिएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो परचेजेस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 58, एक मिनट रुकिएगा, 58,740 माइनस 420 कितना होता है? 58,740 आप लोगों ने क्या निकाली? परचेजेस निकाल ली, जिसमें से 420 माइनस कर दो। 58,320 डन बेटा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज़ दी हुई है? परचेजेस भी हो गई। अब एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है ना, उसको कंसंट्रेशन से पढ़ लो, मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। एक इन्वेंट्री है क्लोजिंग जो 15,880 रुपये की है, उसमें कुछ आइटम डैमेज हुआ है, वो इंक्लूड है 960 का, मगर वो उस पर 1100 रुपये का वो बिक सकता है अगर मैं उस पर 340 रुपये का खर्चा कर दूँ। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इन्वेंट्री है क्लोजिंग 15,880, उसके अंदर कुछ आइटम इंक्लूड है, डैमेज आइटम, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 960। दैट विल बी सोल्ड, यानी वो बिक सकता है 1100 का, मगर उस पर अगर मैं रिपेयरिंग का खर्चा कर दूँ। ये बात समझ में आई? सॉल्व करूं? अच्छा, बेसिकली अगर मैं तुम लोगों से बात करता हूं, इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा, जो कि मेरे पास कितनी दी हुई है? 15,880। आई होप आप एग्री करते हो मेरा बेटा। मगर उस 15,880 में से 960 रुपये ऐसे हैं जिस पे फॉर एग्जाम्पल 960 आपके पास है। 960 में से 340 को माइनस करो, कितना होता है? कितना बेटा? 960 इस एक मिनट रुक जाइएगा। 960 की मेरी इधर देखिएगा कॉस्ट है, ये देखिएगा 960 क्या है? मेरी कॉस्ट है। इतने का सामान डैमेज हो गया है, वो 1100 का सेल हो सकता है अगर मैं उस पर 340 का खर्चा करूं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 1100 माइनस 340, तो कितना हो जाएगा? 1100 माइनस 340 कितना बेटा? 760। तो ये 760 आपके पास क्या हो गया? NRV हो गया। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, मतलब 15,880 में 960 का सामान इंक्लूड है
चूँकि डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, कोई लेगा नहीं लेगा ना, तो इन्वेंट्री लॉस हो गया। तो उस पे बंदे ने कहा कि वो 1100 का बिक सकता है, सेलिंग प्राइस यानी 1100 हो सकती है, मगर उस पर 340 का रिपेयर कर लो। तो रिपेयर करने के बाद उसकी एनआरवी कितनी हो जाएगी? 760। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी थी और एनआरवी कितनी है? इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पर 15,880 में से जो डैमेज था 960 का निकाल दिया और उसमें कितना ऐड कर दिया? 760 का ऐड कर दिया। तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू आ जाएगी, बता सकते हो? 15,680। डन बेटा। 960 रुपये का खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, खत्म हो गया, जीरो है। तो उस पर किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको 1100 का ये बिक जाएगा, मगर आपको 340 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यानी एनआरवी मीन्स यानी सेलिंग माइनस एस्टिमेटेड, आपके पास जो वैल्यू थी, एस्टिमेटेड एक्सपेंस था, वो माइनस कर दिया। तो आपके पास अब कितनी बच गई? 760 बच गई। तो आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू भी आ गई, ये हो गई। तो अब आप नीचे आओ, परचेजेस आप लोगों ने कितनी निकाली थी? मुझे हेल्प कर सकता है कोई बच्चा? परचेजेस आपने निकाली थी, 58,320। मतलब ये वो परचेजेस हैं जिसमें से आपने विड्रॉन गुड्स माइनस कर दिए थे। सवाल में चेक करो, परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न नहीं है, कैरेज इनवर्ड भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाता है? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मैंने एडजस्ट कर दी थी, और मैं कहाँ से लाया? इधर देख लीजिएगा भाई प्लीज़। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं एडजस्ट कर लिया था, मैंने कहाँ से लाया? यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर मैंने एडजस्ट की थी ये रही। कितनी थी बेटा? 15,680। तो जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, जो कि क्या आ गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 15,680। इन सबको प्लस माइनस कर लें तो आप लोगों की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? कैरेज आउटवर्ड कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं आता बेटा, कैरेज इनवर्ड आता है मेरा बेटा। कितना बेटा? 55,280। तो सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 4,9,920। देख रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। टॉपिक का क्या नाम था? टॉपिक का नाम क्या है? मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटेंट है, रिकॉर्ड बनाता है तो आधे अधूरे बनाता है, इनकम्प्लीट बनाता है, सिंगल एंट्री जब भी कहते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट। तो वो डबल एंट्री को फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हर ये चीज़ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अच्छा बेटा, इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ तक अगर हो गया तो मैं अब आगे चलता हूँ। मुझे इस सवाल में जहाँ तक याद पड़ता है, एक अदर इनकम नाम की चीज़ भी है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये देखिएगा, एक है ट्रेड रिसीवेबल। कौन से हैं ट्रेड रिसीवेबल? क्लोजिंग 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 कहाँ है? ये रहे 18,500 मैं लोगों से मांगता था, जिसमें मुझे पता चला एडजस्टमेंट नंबर 6 में पता चला कि 300 रुपये वाला बंदा मेरे पैसे लेकर भाग गया है। वो मेरा क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया। 18,500 में से 300 निकाल दो, पीछे कितना बच जाएगा? हेल्प कर सकते हो? जी बेटा, 18,200। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर पे बोला हुआ है अलाउंस विश टू मेंटेन अलाउंस एट द सेम रेट इन द प्रीवियस ईयर। खेल गया हमारे साथ। अब प्रीवियस ईयर का क्या रेट था मुझे नहीं पता, प्रीवियस ईयर का क्या रेट था मुझे नहीं पता। तो सर आप मुझे बताओगे अलाउंस फॉर इररिकवेबल डेब्ट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? PFDD। ये इसका नया नाम है, अलाउंस फॉर इररिकवेबल डेब्ट। उन्होंने बोला था प्रीवियसली, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? रेट निकाल रहा हूँ। किसका रेट निकाल रहा हूँ? PFDD का निकाल रहा हूँ। इधर देखिएगा प्लीज, तवज्जो नहीं हटाइएगा। तो PFDD के रेट निकालने के लिए ट्रेड रिसीवेबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैं क्या निकाल रहा हूँ? PFDD का रेट निकाल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज रेट, ऐसा ही होता है। और ये किसके लिए निकाल रहा हूँ? ये ओपनिंग
ओपनिंग रेट निकाल रहा हूँ। तो ओपनिंग रेट कैसे होगा, मेरे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे 21,100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया क्योंकि रेट नहीं गिवन था, उन्होंने बोला था प्रीवियस ईयर में जो फॉलो होगा वही होगा। अच्छा पीएफडीडी कितना था इस साल का 1055। अच्छा ये 1055 इक्वल टू 21,100 एक्स हो गया, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, 21,100 डिवाइडेड बाय 1055 हो गया। तो एक्स कितना आ गया मुझे बता सकते हो? 0.20 सर 20 है। है, हो ही नहीं सकता। क्यों? सर ये एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, सही है, सही कह रही हो। मैं थोड़ा सा उस पे हो गया। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 21,100 से, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाया 1055 डिवाइडेड बाय 21,100 इंटू 100। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ओपिनियन है 5% आ गया। तो इसका मतलब प्रीवियसली कौन सी परसेंटेज यूज हुई है 5%। क्या बात लिखी थी पढ़ सकते हो। डन बेटा। तो अब मैं क्या करूँगा 18,200 हो गया, 18,200 इस साल के बैड डेब निकालने के बाद है, तो 18,200 का 5% निकाल ले तो क्या आ जाएगा 910। तो वो 910 तुम्हारा क्या होगा पीएफडीडी हो जाएगा। 18,200 में से 910 माइनस कर दो तो तुम्हारे क्या आ जाएंगे रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे कितने जी बेटा 17,290। फिर इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीएफडीडी इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस न्यू मतलब आपके ओल्ड मतलब आपका अगर देखा जाए तो बीडी सही है, और न्यू मतलब आपका सीडी, ऐसा ही है। तो न्यू कितना आया है 910 और ओल्ड कितना था 1055। तो डाउट कम हो गया बढ़ गया, डाउट कम हो गया। तो डिक्रीज इन पीएफडीडी कितने से कम हो गया 145। तो इसका मतलब जब डाउट कम होता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है इनकम होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया ऐड अदर इनकम। प्लीज इधर देखते रहिएगा भाई, नजर नहीं हटाइएगा। ऐड अदर इनकम, तो अदर इनकम में मैंने क्या लिख दिया डिक्रीज इन पीएफडीडी। कितना है डिक्रीज इन पीएफडीडी 145। सर एक ही वैल्यू है तो इसलिए सेकंड कॉलम पे लिख रहा हूँ। तो सर इन दोनों को प्लस कर लीजिए ना प्लीज, कितना आएगा 49920 प्लस 145 कितना हो गया 50,065। ये आपके पास टोटल ग्रॉस इनकम हो गया। फिर आप लोग क्या करते हो लेस एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस क्या हो गया आपके पास आ गया एक्सपेंस में जनरल एक्सपेंस पेड। इसमें कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आई है मुझे अप्रूवल प्रीपेमेंट की, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट छाप दूंगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया जनरल एक्सपेंस पेड बेटा कितना 3600। फिर इसके बाद एक था मुझे शायद याद पड़ रहा है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितना था बेटा 1040। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से एक था तुम्हारा इररिकवेबल डेब्ट, कितना था बेटा 300 का था। अच्छा बेटा और इसके अलावा और यहाँ देखिएगा अब है रेंट अक्रूड अदर पेबल में। अब सुन लीजिएगा मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, थोड़ी सी शरारत के हिसाब से समझाऊंगा। रेंट मतलब कोई भी दो नंबरी करोगे गलत जगह पे पैसा खर्च करोगे गुनाह मिलेगा यानी पाप लगेगा, सीधा नर्क में जाओगे दोजक में जाओगे। तो उसका मतलब रेंट एक एक्सपेंस है PAAP। यहाँ आ गया बैंक और यहाँ आ गया I/S। तो सर रेंट अक्रूड का ओपनिंग दिया हुआ था कितना 600 बेटा, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ था डैश डाल दिया। प्रीपेड का ओपनिंग भी नहीं है क्लोजिंग भी नहीं है। कितना आप रेंट पे कर चुके हो 16,800 पे कर चुके हो। तो सर कौन सी साइड हैवी लग रही है डेबिट साइड हैवी लग रही है। 16,800 में से 600 निकाल दो तो बैलेंसिंग फिगर से आपका आंसर कितना आ रहा है मुझे बता सकता है कोई बच्चा? जी बेटा आप कह रहे हो 16,000
200 बेटा। तो ये मेरा क्या हो गया, रेंट में और कोई चीज़ है? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। रेंट नीचे वो भी दिया हुआ है आपको, अगर मैं बात कर रहा हूँ नीचे देखना, अदर रिसीवेबल रेंट प्रीपेड ओपनिंग नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ है। इसका मतलब ओपनिंग प्रीपेड नहीं दिया हुआ मगर क्लोजिंग दिया हुआ है 1800। तो इसका मतलब 16,800 ये साइड हैवी थी, 16,800 में से 1800 और 600 2400 माइनस कर दो तो कितना आता है? 14,400। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 14,400। तो मैं नीचे गया, मैंने रेंट की हेडिंग डाली और रेंट का फाइनल क्या लिख दिया, 14,400। डन मेरा बेटा, कोई मसला? कौन सा? हाँ ये देखो, ये देखो, फिर कोई बात नहीं, इधर देखना है, तवज्जो देना। अदर पेबल किसका दिया हुआ है? रेंट अक्रूड ना, तो अक्रूड का ओपनिंग था, क्लोजिंग नहीं था। फिर क्या लिखा है, अदर रिसीवेबल में रेंट प्रीपेड, तो उसका ओपनिंग था, क्लोजिंग नहीं था। और अदर पेबल में दो हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मगर इलेक्ट्रिसिटी तो अलग चीज़ है ना, तो अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अगला एक्सपेंस। कहीं भी डाउट हो कोई मसला नहीं है, पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर कुंडा लेके बिजली इस्तेमाल करोगे तो क्या लगेगा, पाप लगेगा, सीधा नर्क में जाओगे, दोज़ख में जाओगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के आगे अपने पास छोटा सा खामोशी से क्या लिख लेना, पाप लिख लेना, ताकि गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। पी ए पी बेटा, यहाँ क्या हो गया, बैंक हो गया, यहाँ क्या हो गया, I/S हो गया। तो बेटा अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अदर पेबल एक्रूड ओपनिंग 130, क्लोजिंग 90। तो 130 लिख दिया, 90 लिख दिया। यहाँ पर प्रीपेड का कुछ था नहीं। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर चुकी थी मेरा बेटा 1920 पे कर चुकी थी। तो 1920 में कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 2010। हाँ 2010 में से 130 निकाल दो, तो बैलेंसिंग फिगर से इलेक्ट्रिसिटी कितना आ जाएगा? जी बेटा 1880। डन मेरा बेटा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 1880। 17 मार्क्स की इनकम स्टेटमेंट है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, और क्या है भाई, और क्या है, और अच्छा इधर आइएगा, लोन वाली एडजस्टमेंट। 8% बैंक लोन वॉज टेकन आउट। कब लिया है, कब लोन लिया है? अप्रैल में लिया है। तवज्जो देना, कितना कर्जा लिया था तुम लोगों ने? 3,000 का लिया था। तो दोस्तों अगर मैं तुमसे क्यों बोलता हूँ 3,000 का, मुझे इतना समझ नहीं आती, तुम मेरी हेल्प करना। 3,000 का 8% कितना होता है? 240। कब लिया है? अप्रैल में लिया है। तो इसका मतलब अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हो गए। मल्टीप्लाई बाय, तवज्जो देना, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। क्यों आप 3 डिवाइडेड बाय 12 करो? अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। कितना आंसर आ रहा है? 60। बोलो क्लियर, क्लियर बेटा। तो मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया। कितना लिख दिया बेटा? 60। डन। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट आप लोगों के पास दी हुई है, अगर आप देखते हो यहाँ पर पढ़ लो। अगेन ब्लू कलर यूज करा। मोटर एक्सपेंस में पे है 1140 किसका? मोटर इंश्योरेंस का, फॉर 12 मंथ टू 31 अगस्त। तो ऊपर जाके आप देखो, ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो, एक मोटर एक्सपेंस पेड है। सही है, कितना पे है मोटर एक्सपेंस पेड, मुझे बता सकते हो? मोटर एक्सपेंस कितना पेड है? 42, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4250, ऐसा ही है। अच्छा मोटर एक्सपेंस हो गया, और इसके बाद और कोई इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? हाँ नीचे है ना। तो मोटर एक्सपेंस पेड इंक्लूडेड 1140 किसका? मोटर इंश्योरेंस। वो कब तक का है? 12 मंथ टू। तो 1140 को डिवाइड कर लो कितने महीने से? 12 महीने से। तो एक महीने का आ गया कितना? 95। हमें कब तक पे करना था? हाँ नहीं, हमें कब तक पे करना था? जून 2024 तक पे करना था, मगर हम लोगों ने कब तक पे कर दिया? जून के बाद क्या आता है? जुलाई और अगस्त। तो इसका मतलब 2 महीने ज़्यादा दे दिया है। तो इसका मतलब 2 मंथ्स क्या कर दिया? एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो इसका मतलब
मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 100, तो 190। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 4250 माइनस 190, तो कितना आ जाएगा मुझे बता सकते हो? 4060। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया भाई, मोटर एक्सपेंस कितना हो गया? 4060। और बोलो कितने एक्सपेंसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? डेप्रिसिएशन बाकी है। मैं अब आपके पास जो है ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल 20% है, आरबीएम मेथड है, सही है भाई। और इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग 10% है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये रहा। इन्होंने बोला है अहमद स्टार्टेड बिजनेस 1 जुलाई को, अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया था। ही परचेज मोटर व्हीकल 24,000 और फिक्सचर्स एंड फिटिंग 3,200, ऐसा है। तो अब अहमद ने जो आपके पास बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसका अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 24,000 रुपये मेरी क्या है, मोटर व्हीकल है। और मोटर व्हीकल पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? आरबीएम। 24,000 में से पुरानी डेप्रिसिएशन दी हुई है क्या? पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, तो फिर क्या करूं? एक मिनट रुकिएगा। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्यारह सौ चालीस में से 24,000 का 20% निकालो, एक मिनट जरा जी। 4,800 आप कह रहे हो, एक मिनट रुकना। 24,000 का 20% कितना हो गया? 4,800। 24,000 में से 4,800 माइनस करो, 19,000। और उसका फिर 20% निकालो, कितना होता है? 3840। और फिर माइनस करो, फिर कितना होता है जी? 15,360। वेट करना, ये मेरी क्या हो गई? दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। ये कब लिया था मैंने? तो ये कब हो गई? जुलाई 2022 से, एक मिनट रुकिएगा, जुलाई 2022 से जून 2023 की डेप्रिसिएशन हो गई। और ये हो गई जुलाई 2023 से जून 2024। तो मुझे कौन सी डेप्रिसिएशन सिर्फ चाहिए? ये वाली चाहिए, जो कि कितनी आई है? तो यहाँ क्या लिख दिया? मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन 3,840। और दूसरा एसेट कौन सा था? फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग का क्या था? 3,200। और स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है, कितने परसेंट है? 10%। तो कितना आ गया? 320। 320। सारे एक्सपेंसेस को प्लीज प्लस करो, कितना हो गया जल्दी से, क्विक। कितना? 29,000। मैं कमाता इतने पैसे हूँ, खर्च कितने करता हूँ? तो आपके पास कितना हो गया टोटल? 20। तो ये 17 मार्क का जो आपके पास था, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। डन। एक मर्तबा घर जाके इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना और अटेम्प्ट करना। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, 17 मार्क का तो ये हो गया। 17 मार्क के बाद यहाँ पर आइएगा, ये है बी पार्ट में, बहुत आसान है बट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मगर जो ओ लेवल्स करके आए ना वो इसको आराम से बता लेंगे। ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इधर देखिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 5, 6, 11 और वर टू बी मेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेट। गुड्स फॉर ओन यूज। गुड्स फॉर ओन यूज का मतलब हो गया ड्राइंग्स, और इसके लिए एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इजाद हुआ था। कौन सा प्रिंसिपल है? उसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने क्या बात फरमाई थी? ऑनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ऑनर एंड बिजनेस आर टू
ऑनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. मालिक अहमद मैब, मोहम्मद अहमद भवानी, और मैब अकेडमी इज डिफरेंट एंटिटी. मैब अकेडमी एक सिस्टम है, मोहम्मद अहमद भवानी एक शख्सियत है. अगर मालिक बिजनेस से पैसा या कोई सामान अपनी ज़ात के लिए निकालेगा तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएगी. तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ गुड्स या मनी टेकन बाय, नाम भी देखो मेरा लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद, फॉर हिज ओन यूज. बैक पैक करने की ज़रूरत नहीं है. शुड बी, इधर देखिएगा प्लीज, शुड बी चार्ज टू हिज ड्राइंग्स एज दे आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एक्सपेंडिचर. डन बेटा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन. इररिकवेबल डेब्ट. ये इररिकवेबल डेब्ट किस वबा का नाम है? इसमें एक बात फरमाई थी जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तो ये प्रूडेंस बाबा ने ये बात फरमाई थी कि भाई जिस साल का एक्सपेंस है अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उससे आपका एक्सपेंस, नहीं रिकॉर्ड करोगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा और उसकी बदले में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा. तो इसका मतलब आप किसके अगेंस्ट चले जाओगे? प्रूडेंस बाबा के अगेंस्ट चले जाओगे. तो दिस इज एंटीसिपेटेड लॉस. बराबर वाली क्लास से मेरा चार्जर ले आना एक बच्चा, बाय उस वाले बड़े राम से, अगर काम हो गया हो तो लेते हुए आइएगा. राइटिंग ऑफ द डेब्ट्स एज इररिकवेबल, अवॉइड ओवर स्टेटिंग द प्रॉफिट एज वेल एज ट्रेड रिसीवेबल्स. कैसे? सुनना. अगर मैं इस ट्रेड रिसीवेबल में से, यहाँ पर मैंने वर्किंग भी की थी, कहाँ गई? यहाँ मैंने कहीं की थी. अगर इस ट्रेड रिसीवेबल में से ये बैड डेब्ट माइनस नहीं करूँगा और इस ट्रेड रिसीवेबल में से पीएफडीडी माइनस नहीं करूँगा तो इसका मतलब मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे? ओवर हो जाएंगे. तो मैं किसके अगेंस्ट चले जाऊँगा? प्रूडेंस के अगेंस्ट चले जाऊँगा. अब इसके बाद एक और मज़े का था मोटर इंश्योरेंस. मोटर इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि आपके पास इधर कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगता है जिसको आप क्या कहते हो? एक्रूवल्स स्लैश मैचिंग. जिस साल का एक्सपेंस हुआ है और उस एक्सपेंस को कमाने के लिए जितना आपने एक्सपेंस इनकर किया है, कोई बात नहीं बस, तो आपके पास जितना एक्सपेंस आपने इनकर किया है उसको कमाने के लिए क्या वो उसी साल की इनकम में से लिया है? तो ये प्रिंसिपल किसने बात फरमाई थी आपके पास? एक्रूवल्स एंड मैचिंग में. तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपके पास? टू मैच कितना? टू मैच द एक्सपेंडिचर ऑफ द इंश्योरेंस with the benefit of same accounting period. यानी जो बेनिफिट आपने यूज़ किया है क्या वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ किया है तो वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दोगे. 17 और 6 कितने होते हैं? 17 और 6 कितने होते हैं? 23. 23 के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ लास्ट पार्ट कितने मार्क्स का है? 7. तो इससे ज़्यादा इजी सवाल. अहमद हैज़ बिन ऑफर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू परचेज लार्ज प्रीमिसेस. कितनी भाई? जिसकी कॉस्ट 85,000 है. अलाउ हिम टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. मतलब उसको एक प्रीमिसेस खरीदनी है जिसकी कॉस्ट 85,000 है, जिससे उसको सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा. एज ही डज नॉट हैव सफिशिएंट पर्सनल फंड टू मेक द परचेज ही इज कंसिडरिंग 2 ऑप्शन. उसके बाद इतना सफिशिएंट फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो परचेज करे. जब परचेज नहीं कर सकता तो सेल्स भी नहीं कर सकता. तो ऑप्शन 1 क्या है? वो अप्लाई कर दे बैंक लोन टू कवर द होल परचेज प्राइस. मतलब जो भी जितने का भी माल खरीदना है उतनी परचेज प्राइस बैंक के पास जाए, बैंक को सारा चीज़ें बताए, पर्पस बताए, अपनी चीज़ें गिरवी रखवाए और उससे बैंक से लोन ले ले. और उसको हर वो लोन कब होगा? 10 साल में रीपे होगा. यानी 85,000 को डिवाइड कर लो 10 साल से, तो 1 साल का कितना हो गया? 8,500. और उस पर 8% सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 85,000 पे. अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा? अहमद का ब्रदर उसको ऑफर कर रहा है कि वो ज्वाइन कर ले उसके साथ बिजनेस पे
तो अहमद पहले अकेला काम करता था, उसका भाई आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा। तो उसने बोला जितना भी कैश रिक्वायर्ड होगा परचेज का तो वो क्या कर देगा, वो खुद अपने जेब से दे देगा, मगर उसको बिजनेस में कितने % शेयर चाहिए। तो आप एडवाइस करो अहमद को वेदर he should go ahead with either of these options. Justify your answer by discussing both financial factors और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। इधर देखिए, फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब जो फायदे, और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो नहीं, दोनों दोनों एप्लीकेबल है, मगर अकॉर्डिंग सजेस्ट एडवाइस करना है। तो एडवाइस की बात, तो अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखिएगा बेटा, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। ऑप्शन 1 पे जाता हूँ मैं, तो अगर ऑप्शन 1 में जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी। कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट वुड रिड्यूस प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट 10 ईयर। तो ये एडवांटेज है, फायदा है, डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, 85,000 का 8% निकाल लो, वो इंटरेस्ट अमाउंट बनती है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, वुड द बैंक एग्री टू प्रोवाइडिंग फर्दर लोन कैपिटल। क्या बैंक एग्री कर जाएगा क्या आपको देने का, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक कर्जा तो लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, 3,000 रुपये का। तो क्या बैंक आपको वो रख देगा। दूसरा अगर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वुड न्यू प्रेमाइसिस रिजल्ट इन नेसेसरी इंक्रीज इन टर्नओवर। क्या लेने से मेरा टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद वुड द बैंक रिक्वायर सिक्योरिटी। बैंक को क्या रखवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, कोई ना कोई अपनी चीज़ मॉर्गेज करवानी पड़ेगी। ये ऑप्शन 1 है। आप खुद फैसला कर लेना कि आप लोग क्या करना चाहते हो। तो इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, 6 मार्क्स कमेंट के हैं और आपके पास 1 मार्क एडवाइस का है, यानी अपनी एडवाइस को सपोर्ट करना है। तो ये ऑप्शन 2। अब सुनना, अगर मैं बैंक के पास जाता, रीपे करना पड़ता, हाँ पिछले 10 साल, अगले 10 साल तक इंटरेस्ट देना पड़ता। वो लोन देते नहीं लेते, अगर देते तो अपनी शर्त पे देते। चौथा, वक्ती तौर पे तो मेरे पास पैसा आ जाता, बाद में अगर पैसों की फिर ज़रूरत पड़ती फिर क्या करता। तो अच्छा, अब अपने भाई को ले आता तो वर्कलोड डिवाइड हो जाता, न्यू आइडियाज़ एंड स्किल्स आ जाती बीच में, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती, प्रॉफिट शेयर करना पड़ता, कोई बात नहीं प्रॉफिट शेयर करना पड़ता, मगर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर नुकसान होता मेरे साथ साथ मेरे भाई का भी नुकसान होता, कोई चीज़ गिरवी रखवानी नहीं पड़ती। तो इसका मतलब अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा, विल प्रोवाइड नेसेसरी कैपिटल टू अवॉइड एनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसका मतलब इसके लिए आप लाइबिलिटी लोन लेने से बच जाओगे। दूसरा, वुड हैव टू फॉरगो क्या, हाफ ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कोई बात नहीं भाई, मगर टेंशन तो रिलीज हो जाएगी, रिस्क तो डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर लिख सकते हो, विल अहमद ब्रदर एड एनी एडिशनल स्किल्स, या जिसको क्या कहते हैं नॉलेज, हो सकता है उसको ज़्यादा नॉलेज हो और मेरा टर्नओवर बढ़ जाए। फिर उसके बाद विल दी पार्टनरशिप कॉज रिस्ट्रिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रदर्स। तो भाई फायदे तो इसके भी हैं, फायदे और नुकसान इसके भी हैं, फायदे उसके भी हैं, फायदे नुकसान उसके भी। तो आपके पास विच ऑप्शन यू सजेस्ट टू अहमद, कि वो कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करे। ऑप्शन 2 जबरदस्त हो गया। क्यों, एक
फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगी, आई पर्सनली रिकमेंड या आई सजेस्ट टू अहमद या आई रिकमेंडेड टू अहमद कि ऑप्शन 2 इज मच बेटर देन ऑप्शन 1 बिकॉज दे हैव क्या कहते हैं एक्स्ट्रा स्किल एंड नॉलेज इन दी बिजनेस। फिर इसके बाद आपके पास क्या हो गया कि भाई एक्स्ट्रा नॉलेज स्किल्स आपके पास आ रही हैं। आपके पास जो है सिक्योरिटी रखने के लिए कोई कोई फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रखने के लिए कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ रही। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि आप जो आपके पास जो ये परमानेंट सोर्स ऑफ ये टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। दूसरी बात, आपको उस फाइनेंस को रीपे नहीं करना होगा। अच्छा, इस फाइनेंस के बदले में आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ बदले में आपको क्या देना है, 50% प्रॉफिट शेयर देना है। अब जब 50% प्रॉफिट शेयर देगा 50% प्रॉफिट शेयर देगा तो आपके पास इसका मतलब है वर्कलोड भी तो डिवाइड हो रहा है। इस आपके पास जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो रही है। अगर अहमद सिर्फ एक ही चीज़ में स्टक हुआ है तो बिजनेस की टर्नओवर यानी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करेगा। हो सकता है उसके भाई के आने से बिजनेस में क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। तो इसका मतलब दिस इज अ 30 मार्क क्वेश्चन आपके पास क्या कहते हैं वो नवंबर 2024 में एग्जामिनर ने इन योर वेरिएंट पेपर 22 में पूछा था। यानी 17 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट, बाकी 6 मार्क्स का जो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड 7 मार्क की थियोरेटिकल इम्पैक्ट। दिस इज कॉल्ड टोटल 30 मार्क्स क्वेश्चन बिट। अब इसके बाद